दोस्तों, शायद आपने इस बुक समरी को सुनने का फैसला इसलिए किया होगा क्योंकि हो सकता है आप भी उन लोगों में शामिल हों जिन्हें पूरी दुनिया के उन हजारों पॉर्न यूजर्स के बारे में जानना है और जो इसे छोड़ना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको खुद पोर्नोग्राफी की बुरी लत लग गई है और इसलिए आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं। गैरी मानते हैं कि योर ब्रेन ऑन पॉर्न में आपकी रुचि होने का इन दोनों में से कोई एक ही मुख्य कारण हो सकता है, बाकी की कई और वजहों में से। हो सकता है आप ऑनलाइन पॉर्न देखने में इतना सारा वक्त व्यतीत कर रहे हैं कि आपका इससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। या हो सकता है आपको सेक्स के क्लाइमेक्स के दौरान दिक्कत आ रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर सेक्स की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका असर आपकी वैल्यूज पर पड़ रहा है। अगर आप भी उन हजारों लोगों की गिनती में अपने आप को शामिल करते हैं तो आपको शायद अच्छा खासा समय तो लगा ही होगा ये समझने में कि आपकी मुसीबतों का कारण और कोई नहीं बल्कि पॉर्न यूज ही है। शुरुआत में कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी समस्याओं का कारण डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी या लोअर टेस्टोस्टेरोन है। कई बार लोग डॉक्टर से भी सलाह लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर्स ग्राफिक इमेजेस को देखना नॉर्मल समझते हैं और उनके हिसाब से इंटरनेट पॉर्न कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन गैरी का मानना है कि डॉक्टर के इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा तो सही हो सकता है पर दूसरा नहीं। आजकल के समय में हमारी यंग जनरेशन ये विश्वास रखती है कि पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल खराब नहीं है। जो लोग इसका विरोध करते हैं देखा गया है कि वो ज्यादातर किसी धार्मिक संस्था या सोशली कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमें दोनों की ही बातों को सुनना चाहिए ताकि हम किसी एक सही नतीजे पर पहुंच सकें। गैरी ने पिछले 9 सालों से पोर्नोग्राफी के बारे में कई लोगों के एक्सपीरियंसेस को अच्छे से जाना है। इससे भी ज्यादा समय उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ ये जानने में बिताया है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। उनका मानना है कि ये मुद्दा सिर्फ लिबरल और कंजर्वेटिव थिंकर्स को लेकर नहीं है और ना ही ये सामाजिक शर्मिंदगी और सेक्सुअल फ्रीडम के बारे में है। योर ब्रेन ऑन पॉर्न पूरी तरह से हमारे ब्रेन के नेचर के बारे में है और कैसे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हुए बदलाव के कारण रिस्पॉन्ड करता है। इससे हमें सेक्सुअल कंटेंट के ओवर कंजम्पशन की वजह से हुए इफेक्ट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। लेखक के हिसाब से इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अनलिमिटेड इंटरनेट पॉर्न की सप्लाई है। 2008 की एक स्टडी के मुताबिक 14.4% बच्चे 13 साल की उम्र से ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। 2011 तक आते आते ये 48.7% बच्चों में देखा जाने लगा। 2017 के ऑस्ट्रेलियन क्रॉस सेक्शनल स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि 69% लड़के और 23% लड़कियां 13 साल की उम्र से ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। एक दशक पहले तक गैरी को इंटरनेट पॉर्न के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही कभी वो पॉर्न को बैन करने के पक्ष में रहे। शायद इसका कारण ये था कि उनका जन्म नॉर्थ वेस्ट सिएटल के एक लिबरल नॉन रिलीजियस घर में हुआ था। लेकिन जब कई लोग उनकी पत्नी की वेबसाइट पर जाकर ये कन्फेस करते हैं कि उन्हें पॉर्न एडिक्शन है, तब उन्हें लगा कि बात थोड़ी गंभीर तो है। एक एनाटॉमी और साइकोलॉजी के टीचर होने की वजह से उनका इंटरेस्ट हमेशा से न्यूरोप्लास्टिसिटी, एडिक्शन, ब्रेन के मैकेनिज्म को लेकर रहा था। उन्होंने न्यूरोप्लास्ट, जिसे दिमाग का एपेटाइट मैकेनिज्म भी कहते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए बायोलॉजिकल रिसर्च को भी ध्यान में रखा था। कई बार हमारी आदतों में आए बदलाव की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल बैलेंस पर असर पड़ता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा उत्तेजना की भावना हमारे अंदर पैदा हो सकती है और इसलिए हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की जरूरत महसूस होने लगती है। ये आपके एंजॉयमेंट और आए दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाधा डाल सकता है और साथ ही ये हमें और ज्यादा स्टिमुलेशन ढूंढने पर मजबूर करने लगता है। इसके अलावा हमारे मूड, हमारे नजरिए और प्रायोरिटी में ऐसे बदलाव लाता है जिसकी हमें खबर तक नहीं लगती है। लेकिन साइंस की मदद से कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने पॉर्न से हुई तकलीफों को समझा और साइंस की मदद से ही अपने ब्रेन को रीडिजाइन किया ताकि उनकी पॉर्न से जुड़ी आदतों में सुधार आ सके। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पॉर्न हानिकारक है या नहीं, बल्कि उन्होंने खुद इस चीज को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करके अपने आप में आए बदलावों को देखा। एक अच्छी बात यह है कि जो लोग इंटरनेट पॉर्न की समस्या में फंसे हुए हैं वो इन लोगों के अनुभव से सीखकर इस प्रॉब्लम से खुद को आराम पहुंचा सकते हैं। लेकिन कई बार उनकी मोटिवेशन का जरिया उनके खुद की सेक्सुअल डिसफंक्शन बन जाती है, जैसे अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट ना होना, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन या इजैकुलेशन में देर होना आदि। एक और न्यूरोलॉजिस्ट हैरी फिश के अनुसार
पॉर्न धीरे धीरे सेक्स को खत्म करता जा रहा है। उनके हिसाब से इंटरनेट पॉर्न लोगों को उस चीज का एक्सेस दे रहा है जो चीज इंसान को कभी कभी एक ट्रीट के रूप में मिलनी चाहिए, ना कि रोज। मई 2014 के सम्मानीय मेडिकल जर्नल जामा साइकेट्री ने ये पब्लिश किया था कि आज के समय के पॉर्न यूजर्स ज्यादातर उनकी सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस में गिरावट महसूस करते हैं। इस स्टडी का नाम ही था द ब्रेन ऑन पॉर्न। इस जर्नल के लीड ऑथर के हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में पॉर्न देखने वाले यूजर्स का दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। 2014 के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंस एक्सपर्ट की एक टीम ने ये पता लगाया कि जो लोग पॉर्न एडिक्ट होते हैं उनको असल जिंदगी में किसी भी महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आने से दिक्कत आती है। इसके बाद से दर्जनों ऐसी स्टडीज और लिटरेचर रिव्यू लिखे जाने लगे जिससे ये साबित होने लगा कि इंटरनेट पॉर्न यूजर्स का दिमाग कैसे पूरी तरह चेंज कर देता है। गैरी ने उन सभी समस्याओं को पॉइंट आउट किया है जो पोर्नोग्राफी की वजह से पैदा होती हैं। इस बुक समरी से हम ये जानेंगे कि कैसे इन सब का संबंध न्यूरो साइंस और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से है और कैसे हम लोग पोर्नोग्राफी से जुड़ी समस्याओं को समझकर उन्हें सुधार सकते हैं। अगर आप भी इस तरह ये सवाल आप सभी के मन में आ सकता है कि एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसकी सुस्त सेक्सुअल परफॉर्मेंस का कारण पॉर्न है, एंजाइटी नहीं। इसे समझने के लिए कुछ तरीके आजमाने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और उन्हें बताइए अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल एब्नॉर्मलिटी दिख रही है। दूसरा, अपना कोई भी पसंदीदा पॉर्न चलाइए और मास्टरबेट करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, फिर से किसी दूसरे समय मास्टरबेट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बिना पॉर्न देखे या पॉर्न के बारे में सोचे बगैर। अपने दोनों बार के एक्सपीरियंस को देखते हुए अब सोचिए कि आपके इरेक्शन की क्वालिटी कैसी थी और आपको क्लाइमैक्स तक पहुंचने में कितना वक्त लगा। एक स्वस्थ इंसान को बिना पॉर्न देखे भी फुल इरेक्शन तक पहुंचने में और मास्टरबेट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पॉर्न देखते वक्त ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरेक्शन आता है और बिना पॉर्न देखे नहीं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। वहीं अगर आपको बिना पॉर्न देखे स्ट्रॉन्ग इरेक्शन आता है लेकिन असल जिंदगी में पार्टनर के साथ सेक्स करते वक्त नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपको एंजाइटी रिलेटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। लेकिन अगर आपको दोनों तरह से ही स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको प्रोग्रेसिव पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या आपके बिलो द बेल्ट एरिया में कुछ दिक्कत है, जिसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। गैरी विल्सन को लगता है कि पॉर्न से रिलेटेड समस्या फ्यूचर में और बढ़ने वाली है और इससे बचने के लिए वो सबसे प्रॉमिसिंग रिसर्च की खोज भी कर रहे हैं। पर एक चीज साफ तौर पर बताना सही रहेगा कि जरूरी नहीं है कि सबको पॉर्न से तकलीफ ही हो। ऐसा हो ही सकता है कि लोगों को कोई तकलीफ महसूस ना हो रही हो। ऐसी किसी चीज को लेकर लेखक किसी तरीके की कोई बहस नहीं करना चाहते हैं और ना ही वो लोगों के अंदर ह्यूमन सेक्सुअलिटी को लेकर कोई डर बैठाना चाहते हैं। ये हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट के बारे में क्या सोचता है और उसे कैसे अपनी जिंदगी में लाता है या नहीं लाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप में से किसी को लगता है कि उन्हें पोर्नोग्राफी हार्म कर रही है या उनके किसी करीबी इंसान को हार्म कर रही है, तो योर ब्रेन ऑन पॉर्न बुक उनकी मदद जरूर करेगी। 2008-9 के करीब जब इंटरनेट पर लोगों ने एक भारी संख्या में पॉर्न देखना शुरू किया ही था, तब कई लोगों ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बाकी लोगों के साथ शेयर की थी। कई लोगों में कभी कभी इरेक्शन बहुत जोर का देखा जाता था तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। लोगों को इतनी बुरी लत लगी हुई थी कि उन्हें लगता था कि कोई असली औरत उनमें इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन पैदा कर ही नहीं पाएगी। इस समय तक ना तो योर ब्रेन ऑन पॉर्न आई थी और ना ही नो फैप या पॉर्न एडिक्शन से जुड़ा कोई ऐसा आर्टिकल या मेडिकल रिपोर्ट खुलेआम मिलता था। इसलिए जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती थी, उन्हें लगता था कि वो इस सोसाइटी पर कलंक है और उनकी मदद कोई नहीं कर सकता है। कई लोगों ने इसी डर के चक्कर में कभी अपना इलाज ही नहीं करवाया। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी इस बुरी लत को पहचाना और उससे निकलने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुआ। एक ऑनलाइन पॉर्न यूजर जिसका ऑनलाइन यूजर नेम reddit/nofap था, इस समस्या से जूझ चुका है। रेडिट की ये समस्या उसके प्यूबर्टी में ही शुरू हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर इसने अपना बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा था। एक समय के बाद रेडिट को ऐसा लगने लगा था कि वो इस सोसाइटी का एक हारा हुआ इंसान है। पॉर्न देखना छोड़ने से 1 साल पहले उसे खुद को साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ा था।
जिन्होंने उससे ये कहा था कि उन्हें बहुत भयंकर सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उन्होंने इस पॉर्न की समस्या को ठीक करने की कोशिश की, उसे लगने लगा कि उनके दिल से मानो कोई भारी बोझ उतरने लगा हो। करीब 80 दिन तक बिना मास्टरबेशन के उसने पाया कि उसकी बॉडी में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस होने लगे हैं। उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट पाएगा। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट ही अपनी पॉर्न से जुड़ी समस्या के बारे में अर्ली स्टेज में ही सोशल मीडिया पर बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास हमेशा हाई स्पीड इंटरनेट पॉर्न बाकी सभी लोगों की तुलना में पहले पहुंचता है, जिसकी वजह से उनका एक अलग सेक्सुअल टेस्ट तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्स के दौरान इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना भी करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 20 या उससे थोड़ी ही ज्यादा होती है। और अब बात करते हैं पोर्नोग्राफी के इतिहास की। पोर्नोग्राफी का इतिहास। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता है कि कैसे पोर्नोग्राफी ने हमारी जिंदगी पर असर किया है और इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। पर क्या आपको पता है कि पोर्नोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए जानते हैं पोर्नोग्राफी के इतिहास के बारे में। विजुअल पोर्नोग्राफी का आगमन मैगजीन के रास्ते हुआ था। लोगों को अपने आप को इस स्टैटिक इरोटिका की मदद से ही अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ता था। इसके अलावा चाहे तो उन्हें अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर और ज्यादा पैसे खर्च करके महंगे मटेरियल खरीदने पड़ते थे। उस समय ऐसी कई एक्स रेटेड मूवीज भी मिलती थी जो काफी महंगी होती थी। ऐसे भी कई हद से ज्यादा एडिक्टेड लोग थे जो सिर्फ एडल्ट सेक्सुअल क्लिप्स के लिए पूरी की पूरी बुक स्टोर भी छान मारते थे। लेकिन इन सब के बावजूद सेक्सुअल कंटेंट कुछ लोगों की पहुंच तक सीमित रह जाता था। ज्यादातर लोग अपना समय मूवी हाउस या पीप शो बूथ में बिताना भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद एंट्री होती है वीडियो रेंटल्स और लेट नाइट केबल चैनल वालों की। ये मीडिया लोगों के स्टैटिक पॉर्न से ज्यादा दिलचस्प होती थी। इससे लोगों को कहीं न कहीं शर्मिंदगी का भाव भी कम महसूस होता था, क्योंकि उन्हें और 10 लोगों के बीच बैठकर सिनेमा हॉल में पॉर्न देखने की जरूरत अब नहीं थी। इसके बावजूद लोगों को लगता था कि जब तक बाजार में कोई नई चीज नहीं आ जाती है, वो एक ही वीडियो कितनी बार देखेंगे। कई बार लोगों को पॉर्न के नाम पर एक पूरी की पूरी कहानी देखनी पड़ती थी। इस समय तक भी कई लोगों के पास अभी भी पॉर्न की सुविधा मौजूद नहीं थी। तो इसके बाद लोगों ने डायल अप की मदद लेनी शुरू की। डायल अप ज्यादातर सस्ते में मिल जाते थे और ये प्राइवेसी का अच्छा जरिया था। लेकिन इसमें मिलने वाले वीडियोस भी ज्यादातर स्टिल पिक्चर्स में होते थे। पहले तो लोगों को एक वीडियो डाउनलोड करना पड़ता था। इस डाउनलोड करने के चक्कर में कई बार वायरस का रिस्क भी उठाना पड़ता था। और अगर लोगों के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वीडियो के मुताबिक सही नहीं रहता था तो पहले उसकी मरम्मत की जाती थी। इन सभी झमेलों के बाद इंसान चाहे तो अपने पसंदीदा वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड करके उसे 1 से 2 बार देख सकता था। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पॉर्न के इतिहास का असल परिवर्तन इंटरनेट के आने से कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका असर यंग जनरेशन पर पड़ रहा है। दो 2006 के बाद से मानो एक ऐसा बदलाव आया कि पॉर्न यूजर्स की पूरी दुनिया ही बदल गई। 2006 में हाई स्पीड इंटरनेट के आने से एक नए क्रिएचर का जन्म हुआ, जो था शॉर्ट पॉर्न क्लिप्स की एक पूरी गैलरी, जहां एक आदमी को कभी न खत्म होने वाली हार्डकोर वीडियो की स्ट्रीम मिल सकती है। इसे ट्यूब साइट भी कहा जाता था, क्योंकि लोग इसमें ट्यूब वीडियो की तरह ही क्लिप्स की भरमार होने की वजह से लोगों के अंदर बेचैनी और बढ़ती गई और उनके क्लिक्स भी बढ़ते चले गए। कई लोगों को इसी ट्यूब साइट की डिस्कवरी के बाद से इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखाई देना शुरू हो गया था। इसका सीधा सा जवाब ये था कि हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से लोगों के पास क्लिप्स काफी जमा हो गए थे, जिसकी वजह से वो दिन में 2 से ज्यादा बार भी मास्टरबेट कर बैठते थे। लोगों के प्रिमिटिव ब्रेन में ट्यूब साइट ने अपनी एक जगह बना ली थी, क्योंकि इसमें सेक्सुअल नॉवेल्टी मतलब नए सिरे से सेक्स करने का भाव ज्यादा था और इतने छोटे क्लिप्स होने की वजह से ब्रेन का सर्किट बार बार पॉर्न ढूंढने के लिए बेताब हो जाता था। जहां एक तरफ ऑनलाइन पॉर्न देखना पहले से ही एक बड़ी समस्या थी, तो वहीं दूसरी ओर इसका ओवर कंजम्पशन एक और नई समस्या बन गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर शेरी पैगोटो के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि इंसान की जो पॉर्न देखने की भूख है वो वैरायटी के साथ कोरिलेट करती है। इंसान के पास जितनी वैरायटी मौजूद होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो इन्हें ओवर कंज्यूम करेगा। जैसे लोगों के सामने अगर खाने का बुफे लगा हो तो वो जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा ही खाएंगे, लेकिन अगर लोगों के पास खाने के लिए एक ही चीज है तो आप वो हद में रहकर खाएंगे।
इन्हीं वीडियोस ने लोगों की इमेजिनेशन के लिए भी जगह नहीं छोड़ी, जो वो स्टिल इमेज देखकर किया करते थे। कम से कम इमेजिनेशन करने से इंसान सेक्सुअल फैंटेसी को शुरू से सोचने का आदी था। जिन लोगों ने बहुत ही कम उम्र में ही रोज पॉर्न देखना शुरू कर दिया था, उनके लिए तो एक्सपीरियंस कुछ और ही रहा। जिन लोगों ने बहुत अर्ली स्टेज में पॉर्न देखना शुरू किया था, उन लोगों के लिए पॉर्न सेक्स ही नॉर्मल चीज बन गई थी, ना कि रियल सेक्स। 2010 में गैरी की बीवी ने उन्हें एक सजेशन दिया कि वो एक ऑनलाइन रिसोर्स शुरू करें जहां वो इस चीज से रिलेटेड बातें लोगों तक पहुंचा सकें। इससे पहले तक उनकी बीवी का सेक्सुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड ऑनलाइन फोरम मर्दों के पॉर्न रिलेटेड प्रॉब्लम से भरा हुआ था। लोग अपनी तरह तरह की समस्या उनकी वाइफ के सामने लेकर आते थे, जैसे उनका उनके पार्टनर के प्रति लेस अट्रैक्शन, सेक्स के दौरान ऑर्गाज्म की कमी, प्रीमेच्योर एजुकेशन आदि। उनकी वाइफ को ऐसा महसूस हुआ कि लेखक को एक ऐसी वेबसाइट इन लोगों को डेडिकेट करनी चाहिए जहां वो अपनी सेक्सुअल कंडीशन या प्रॉब्लम्स को रख सकें। और यहाँ से शुरू हुआ योर ब्रेन ऑन पॉर्न वेबसाइट का सफर। वेबसाइट बनाने के बाद लेखक को लगा देखने वाली बात ये होगी कि इससे कितने लोग जुड़ते हैं। लेखक को सबसे ज्यादा अचंभा तब लगा जब उन्होंने देखा कि इस वेबसाइट के जरिए विजिटर्स हर दिन जुड़ते जा रहे हैं। इनकी वेबसाइट के लिंक को भी वर्ल्ड वाइड शेयर किया गया। इसके बाद ऐसे कई और फोरम अलग अलग नामों से सामने आने लगे, जैसे nofap.com, rebootnation.org, योर ब्रेन रीबैलेंस आदि। इस वेबसाइट की पोस्ट कई बड़े लोगों के वेबसाइट पर भी देखने लगे, फिर चाहे वो बॉडी बिल्डर्स हों, गिटारिस्ट हों या स्पोर्ट्समैन हों। शुरू में तो कई लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सभी सिम्टम्स का दोषी पॉर्न है। कई लोग तो पूरी तरह से हील होने के बाद भी पॉर्न को शक की निगाहों से देखते थे। यहाँ तक कि उन्हें फिर से इंटरनेट पॉर्न देखना पड़ा, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म हो गई है या नहीं। अब आपको कई ऑनलाइन फोरम की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन पहले इस चीज के बारे में कोई भी खुलकर पब्लिकली बात नहीं करना चाहता था। यंगस्टर्स तो डॉक्टर तक को अपनी पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पॉर्न एडिक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने से घबराते थे। उन्हें एक अजीब तरह की घुटन, शर्म, गुस्सा, ऑकवर्डनेस फील होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि वो इसके बारे में अवेयरनेस ना फैलाकर चुपचाप एक परछाई की तरह पड़े रहें। कई लोगों में तो पॉर्न क्विट करने के बाद भी नींद की कमी, हाथ पैरों का कांपना, डिप्रेशन आदि सिम्टम्स देखे गए हैं। अगर पॉर्न छोड़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि उससे जुड़े सिम्टम्स जैसे नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन वापस आ रहे हैं, तो आपका ब्रेन पूरी तरह से पॉर्न से जुड़े रहने के लिए मोटिवेटेड है। कई बार तो लोग पॉर्न देखना छोड़ने के बाद भी कभी कभार इरेक्टाइल डिसफंक्शन महसूस करते हैं या उनके अंदर का सेक्सुअल अर्ज खत्म हो जाता है। कई लोगों के लिए ये बहुत भयानक इंसिडेंट होता है कि वो एक सुंदर लड़की को देख रहे हैं और उनके दिमाग में किसी तरीके का भी सेक्सुअल थॉट और इमोशंस आना बंद हो जाते हैं। जब तक लड़कों को परमानेंट इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता के बारे में सावधान नहीं किया जाएगा, तब तक वो इंटरनेट पॉर्न के पीछे भागते रहेंगे। लोगों को कभी कभी इस चीज पर आश्चर्य होता है कि वो जब इम्पोटेंस की हालत में पहुंच जाते हैं तो इससे वापस उभारने के लिए वो पॉर्न की मदद नहीं ले सकते। उन्हें इस परेशानी से नेचुरली निकलना पड़ेगा, जिसके लिए कभी कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पॉर्न की वजह से जो फ्लैट लाइन की सिचुएशन पैदा हो रही है, क्या ये बायोलॉजी से रिलेटेड है? इसकी पूरी खोज करने के लिए कई रिसर्चर्स ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि उनके प्रिमिटिव ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन से काफी मिलता जुलता है। कई लोगों ने अपनी इस टेम्पररी फ्लैट लाइन की सिचुएशन के बारे में ऑनलाइन भी कई जानकारी शेयर की। एक यूजर ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पीनस में मानो जान ही नहीं है और वो किसी मरी हुई चीज का बोझ लिए सारा समय घूम रहे हों। जैसे जैसे ट्यूब साइट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, कई 19 से 23 साल की उम्र के बच्चों तक ने अपना नाम सेक्सुअल डिसफंक्शन के उन बड़े उम्र के लोगों के साथ जोड़ लिया। 2011 तक आते आते कई लड़के जो अपनी अर्ली 20s में थे, उन्होंने ऐसे कई ऑनलाइन फोरम खोले जो उन्होंने पॉर्न क्विट करने से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को डेडिकेट कर दिया था। इनसे उनकी बिना पॉर्न देखे मास्टरबेशन करने की समस्या थोड़ी कम होती दिखी भी। उनका इस ऑनलाइन फोरम को बनाने के पीछे का मकसद ही अपने ब्रेन को ऐसे रीसेट करना था कि उसे इंटरनेट इरोटिका के ओवर सिमुलेशन से बचाया जा सके। उन्होंने इस अप्रोच को रीबूटिंग नाम दिया। इसी के बाद से कई अंग्रेजी भाषा में ऑनलाइन फोरम बनाए गए। इन फोरम में से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा रेडिट, नोफैप, पॉर्न फ्री आदि।
अच्छी बात ये थी कि इन सभी फोरम्स में लड़कियों का खुले हाथों से स्वागत किया जाता था, क्योंकि धीरे धीरे लड़कियों की संख्या में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी। कई लड़कियों ने तो रेडिट या नो फैप विमेन के नाम से भी फोरम खोले। धीरे धीरे इस मूवमेंट पर प्रेस वालों की भी नजर पड़ी और 2016 में टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी पॉर्न एंड द ट्रूथ टू विरिलिटी के नाम से एक कवर स्टोरी भी छापी गई। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पॉर्न से जुड़ी कुछ केस स्टडी और रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि इन स्टडीज में कौन कौन सी गलतियां पाई गई हैं और इनमें बाद में क्या सुधार किया गया है या किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को बिना रोक टोक के और आगे बढ़ाया गया। दुनिया भर से हजारों लोगों ने ये कसम खाई कि वो अब ऑनलाइन सेक्स वर्ल्ड स्टिमुलेशन को उनका ब्रेन कंट्रोल करने नहीं देंगे। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि उनकी नजरों में ये एक ऐसा लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ जिसने कई पॉर्न के वेरिएबल्स जैसे वेबकैम एनकाउंटर, इरोटिक लिटरेचर आदि चीजों को कई हद तक हटाकर दम लिया। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जब से ऑनलाइन फोरम शुरू हुए हैं, किसी भी फोरम ने अपने पार्टिसिपेंट्स की संख्या किसी के साथ शेयर नहीं की। ये लोग बस पॉर्न छोड़ने के लिए रिसर्चर्स के एक्सपेरिमेंट में अपना योगदान देना चाहते थे। इसके बाद भी कई लोगों ने आगे आकर अपनी इच्छा से बताया कि इन फोरम में ज्यादातर लोग एवरेज एज के होते थे और इनमें से सिर्फ 7% लोग ही धार्मिक कारणों की वजह से पॉर्न छोड़ना चाहते थे। इस डेटा पर पूरी तरह से यकीन नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बताई हुई ज्यादातर बातें कुछ लोगों ने आगे आकर शेयर की हैं, सभी ने नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये बात तो तय है कि इनमें से सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर, रिलेशनशिप से आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के पीछे एक और कारण ये भी था कि इससे जुड़े सब्जेक्ट्स ज्यादातर अपनी खुद की मर्जी से इंटरनेट पॉर्न का यूज करना छोड़ रहे थे। लेकिन फॉर्मल स्टडीज और इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद भी डॉक्टर्स सभी पेशेंट्स में अलग अलग तरह से सुधार देख पा रहे थे। कई फॉर्मल स्टडीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी होती हैं। अगर इन सभी स्टडीज को अच्छे से समझा जाए तो हमें पता चल सकता है कि पॉर्न के साथ कौन कौन से इफेक्ट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी ये स्टडीज आपस में अलग भी होती हैं। जैसे कई साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को एकेडमिक लेवल पे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि पॉर्न से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स का कारण है लोगों की अंडरलाइंग पैथोलॉजी, और इन पैथोलॉजी के ओवर यूज की वजह से इंसान में ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उन्हें लगता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का कारण है सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन और परफॉर्मेंस एंजाइटी वगैरह वगैरह। इन्हीं सब गलत फहमी के चलते कई लोगों का गलत तरीके से इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत में सुधार तो नहीं आता, लेकिन सुधार की कोशिश जरूर की जाती है। अगर इस चीज के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं रहेगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस चीज से सावधान रहना है और किससे नहीं। इन सभी दिक्कतों का रीजन ये भी है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर एकेडमिक रिसर्च काफी धीरे चल रही है और अपने आप में ही सिमटी हुई है, जबकि आज के समय में पोर्नोग्राफी लाइट की तेजी से इवॉल्व होती जा रही है और इसका इफेक्ट भी उतनी ही दूर तक फैल रहा है। पिछले एक दशक में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ है कि लोगों के पास पॉर्न डिलीवरी में भी काफी चेंजेस आए हैं। यंगस्टर्स के हाथ में स्मार्टफोन आना, वर्चुअल पोर्नोग्राफी और स्ट्रीमिंग पोर्नोग्राफी ने पॉर्न एडिक्शन के रिस्क्स को और बढ़ा दिया है। लेकिन हम लोग अभी तक आउटडेटेड अजम्पशंस को लिए चल रहे हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस मौके के लिए कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इसके लिए रिसर्चर्स को ऐसे एडिक्टेड सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा जो पॉर्न छोड़ना चाहते हैं। रिसर्चर पॉर्न से जुड़े इफेक्ट्स के बारे में तभी जान पाएंगे जब हम पॉर्न को हटाने में कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि इन बातों पे सिर्फ 6 ही एकेडमिक स्टडीज आज तक की गई हैं, जिनमें पॉर्न को एलिमिनेट करने की बात रखी गई थी। ऐसी ही एक रिसर्च 2015 में कंडक्ट की गई थी, जिसमें रिसर्चर्स ने अपने सभी सब्जेक्ट्स को समान रूप से 2 दलों में बांट दिया था। आधे लोगों को 30 दिनों तक अपना पसंदीदा खाना खाने से रोका गया था और बाकी आधे लोगों को 30 दिनों तक पॉर्न देखने से रोका गया था। 30 दिन बाद ये देखा गया कि जिन लोगों को पॉर्न देखने से रोका गया था, उन लोगों की अपने सेक्सुअल अर्ज को तुरंत संतुष्ट करने की इच्छा में गिरावट देखी गई थी। 2012 में की गई स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि जो पॉर्न यूजर्स 3 हफ्तों के लिए अपने आप को पॉर्न से दूर रखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में आपसी रिलेशनशिप में सुधार देखा गया है। इन दोनों रिसर्च से ये पता चला कि हर इंसान की रिकवरी का तरीका और समय अलग हो सकता है। किसी को 30 दिन लग सकते हैं तो किसी को 3 हफ्ते।
एक इजरायली केस स्टडी में पाया गया कि एक आदमी जो अपने पार्टनर के प्रति लो सेक्सुअल डिजायर से गुजर रहा था, ट्रीटमेंट की तलाश में इस इजरायली डॉक्टर के पास गया था। उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर 6 हफ्तों तक पॉर्न और मास्टरबेशन से दूर रहने को कहा गया। तकरीबन 8 महीने बाद उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार देखा गया और उसकी कैजुअल सेक्स को लेकर डिजायर में भी वृद्धि देखी गई। 2016 में एक यूएस नेवी डॉक्टर ने अपने 3 पेशेंट की रिपोर्ट शेयर करते हुए बताया कि उन तीनों में से 2 लोगों ने पॉर्न देखना छोड़कर सेक्सुअल डिस्फंक्शन से छुटकारा पाया, लेकिन तीसरा इंसान पॉर्न यूज करना नहीं छोड़ पाया। उसी साल एक फ्रेंच साइकाइट्रिस्ट ने अपने 35 मरीजों की रिपोर्ट्स शेयर की जो अपनी पॉर्न देखने की आदत की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और एनऑर्गाज्मिया से जूझ रहे थे। इस साइकाइट्रिस्ट ने अपने पेशेंट को ऐसी हैबिट सिखाई जिससे वो ये भूल सके कि पॉर्न देखने वक्त मास्टरबेशन कैसे किया जाता है। ये तकरीबन 35 में से 19 लोगों के काम आई। 3 लोगों की हालत में सुधार देखा गया और बाकी 13 लोगों ने ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दिया। आखिरकार 2016 में एक यूरोपियन रिसर्चर ने इस मुद्दे पर अपनी एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया है कि एक लंबे समय तक पॉर्न और मास्टरबेशन से संन्यास लेने से क्या फायदा हो सकता है। इनमें से कुछ फायदे इस प्रकार हैं। पहला, सेक्सुअल रिवॉर्ड को जल्द से जल्द पाने की चाह में गिरावट। दूसरा, लोगों को और रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, लोगों को सोशल बनाने में मदद करता है। इन सभी रिसर्च के बावजूद भी रिसर्चर्स आम जनता को ये समझाने में काफी देर करते हैं कि पॉर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा हावी हो सकती हैं, जैसे एडोलेसेंट्स या सिंगल पॉर्न यूजर्स। 2017 में की गई एक एडिक्शन रेट स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि कॉलेज के 10.3% बच्चे साइबर सेक्स के एडिक्टेड हैं। कॉलेज में हर 5 लड़कों में एक लड़का एडिक्ट पाया जाता है और हर 20 लड़कियों में से एक लड़की एडिक्ट मिलती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मदद की जरूरत इन यंगस्टर्स को काफी है, लेकिन लड़कों के ऊपर इसका खतरा ज्यादा बना हुआ है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत छोटी उम्र से ही पॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, उनको सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन और वीक इरेक्शन के बीच का डिफरेंस ही समझ नहीं आता है। इन सब के बावजूद कई लोगों के लिए पॉर्न एक समस्या नहीं बल्कि अच्छी फीलिंग का जरिया है। एविडेंस की कमी होने के बावजूद भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीच बीच में मास्टरबेशन करते रहने से उन्हें कैंसर से सुरक्षा मिलेगी। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो पॉर्न के एंड में मास्टरबेट करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के साथ सब कुछ सही है। एविडेंस की कमी होने की वजह से कभी कभी पॉर्न यूजर्स को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि उनकी बिगड़ती सेहत का कारण उनका पॉर्न एडिक्शन है। आजकल के पॉर्न यूजर्स का ज्यादातर रेगुलर इलाज किया जाता है और उन्हें सोशल एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ मोटिवेशन और दूसरे कंडीशन से जुड़ी समस्याओं का ट्रीटमेंट दिया जाता है। कभी कभी तो उनसे ये तक कह दिया जाता है कि उनकी समस्या का प्रॉब्लम है उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी, जो उन्हें क्लाइमैक्स तक पहुंचने ही नहीं देती। दोस्तों, इन्हीं सब गलत धारणाओं की वजह से कई लोग अपने आप को दोषी समझने लगते हैं। कई लोगों को लगने लगता है कि वो कभी सेक्स नहीं कर पाएंगे और कई लोग अपने आप को सरकार के सामने गुनहगार भी पाते हैं। एक रिसर्च के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पाया गया कि ज्यादातर इंटरनेट पॉर्न एडिक्शन सेल्फ हार्म का खतरा लोगों में और बढ़ा देती है। ये लोग कई तरह से अपने आप को हार्म कर सकते हैं। कई लोगों के पॉर्न छोड़ने के बाद से उनके अंदर कमाल के बदलाव देखे गए हैं। इससे पता चलता है कि वो जिस तरीके का सेक्सुअल कंटेंट अपने ब्रेन में ले रहे थे वो कितना भयानक साबित हो रहा था उनके लिए। ज्यादातर ऑनलाइन फोरम्स में भी हमेशा लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अटेंशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ अट्रैक्शन, इन्हीं चीजों पर बात करते हुए पाए जाते हैं। पॉर्न छोड़ने के बाद कई यूजर्स में ऐसे बदलाव देखे गए जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थी। जैसे कई लोगों की सोशल एंजाइटी में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा, दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट ठीक होने लगा। कई लोगों ने अपने आप को ज्यादा फोकस्ड, शार्प और क्लियर महसूस किया। उनके अंदर लोगों के साथ और लड़कियों के साथ बात करने की इच्छा फिर से जागरूक हुई। उनमें इरेक्टेड पीनस यानी बोनर से जुड़ी समस्या काफी कम हो गई। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज कि कई लोगों के आपसी रिश्ते सुधरने लग गए, चाहे वो आपसी रिश्ते अपने घर वालों से हों, दोस्तों से हों या अपने पार्टनर से ही क्यों ना हो। जब लोगों ने इम्प्रूवमेंट महसूस करना शुरू किया तब वो शॉक में पड़ गए कि कैसे इंटरनेट पॉर्न जैसी चीज ने उनके ऊपर साइकोलॉजिकल बिहेवियर को बदल के रख दिया था।
2-4 लोग इस बात से भी शॉक्ड हैं कि कई लोगों पर किसी भी मेडिकेशन का कोई रिजल्ट ही नहीं दिखा। हमें ये समझना होगा कि हम एक ऐसी चीज से डील कर रहे हैं जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो इंसान के पूरे ब्रेन पर हावी हो सकता है, और उसके सामने दोस्ती, स्वास्थ्य, परिवार, इन सब का महत्व गिराकर सिर्फ एक गोल रखा सकता है, और वो है पॉर्न देखना। एक यूजर ने अपनी स्थिति लोगों के सामने रखते हुए बताया कि कैसे पॉर्न एडिक्शन ने उसके जीवन के एक ऐसे मोड़ पर उसे लाकर खड़ा कर दिया जिसकी वजह से उसकी फार्मेसी की डिग्री चली गई और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। एक लड़की ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि कैसे पढ़ाई के दौरान वो रात रात भर जागकर ऑनलाइन वेबसाइट से इरोटिका पढ़ती रहती थी। शुरू में कई लोगों को लगता भी था कि वो शायद निराशावादी हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट मिलने के बाद उन्हें पता चला कि वो पॉर्न एडिक्ट्स हैं। सालों से पॉर्न देखने से एक इंसान के अंदर कई तरह के सेक्सुअल सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ज्यादातर पॉर्न यूजर्स का मेन प्रॉब्लम होता है इजैकुलेशन में डिले या बिल्कुल ही ऑर्गाज्म की कमी। डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुराने जॉनरे के पॉर्न में इंटरेस्ट ना होना, पॉर्न का पार्टनर से ज्यादा एक्साइटिंग मालूम होना, फैंटेसी की जरूरत महसूस होना आदि। 2015 की एक सेक्स क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार 71% लोगों में देखा गया है कि अगर कोई आदमी एक हफ्ते में 7 घंटे से ज्यादा पॉर्न देखते हुए मास्टरबेट करता है तो उसे सेक्सुअल फंक्शनिंग में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक यूजर ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये भी बताया था कि उसकी जिंदगी में एक मोमेंट ऐसा आया था कि उसके अंदर सेक्स की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो यूजर पिछले 17 सालों से मास्टरबेशन के चक्कर में फंसा हुआ था और 12 सालों तक एक्सट्रीम पॉर्न से घिरा हुआ था, जिसके चलते उसका रियल सेक्स से इंटरेस्ट ही उठ चुका था। एक यूजर ने तो ये तक बताया कि उसे इजैकुलेशन में कभी कभी इतनी देर होती थी कि उसका 3 से 4 घंटा सिर्फ सेक्स में बीत जाता था। 1948 से लेकर 2002 तक 40 से कम उम्र वाले आदमियों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत 3 से 4% लोगों में ही देखी जाती थी, लेकिन 2010 के बाद से ये रेट बढ़कर 14 से 33% हो गया था। ऐसे ही और सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हमें सेक्सुअल फंक्शन सर्वे से पता चलता है। ये एक ऐसी ग्लोबल स्टडी है जो पॉपुलेशन के सेक्सुअल एटीट्यूड और बिहेवियर को रिकॉर्ड करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये पता चलता है कि यंग जनरेशन के मुकाबले बुजुर्गों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रेट ज्यादा हाई होता है। इसके बावजूद भी 2001-2002 की रिपोर्ट में यूरोप के 14 से 28% 40 से कम उम्र वाले लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत दिखाई दी। इन सभी तथ्यों को अगर समझा जाए तो हम पाएंगे कि कम उम्र के लड़कों को अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने में ज्यादा दिक्कत आती है। 2016 के कैनेडियन सेक्सोलॉजिस्ट की एक स्टडी में ये पाया गया कि कम उम्र के लड़कों में सेक्सुअल फंक्शन की दिक्कत एडल्ट लड़कों से ज्यादा देखी गई। ऐसा पाया गया है कि 16 से 21 साल के बीच में जितने भी लड़के आते हैं उनमें से 78.6% लड़कों को पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में दिक्कत आती है। इन समस्याओं में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या 45% लोगों में कॉमन पाई गई है, डिजायर की कमी 46% लोगों में पाई गई और ऑर्गाज्म में दिक्कत 24% के साथ देखी गई है। आश्चर्य की बात यह भी है कि महिलाओं की भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कुछ कम नहीं हैं। 47.9% महिलाओं ने ये रिपोर्ट की है कि उन्हें सेक्स करते वक्त काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। 2014 में एक ब्रिटिश सेक्सोलॉजिस्ट ने यंग जनरेशन की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाने का जिम्मा अपने ऊपर उठाया, जिनमें उन्होंने ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट चुने जो 18 से 16 साल की उम्र के बीच के थे। जो रिपोर्ट डॉक्टर के सामने आई वो चिंता में डालने वाली थी। कई लड़कियों ने ये कंफर्म किया कि एनल सेक्स काफी दर्दनाक और रिस्की हो सकता है। दूसरी ओर लड़कों में इर्रेगुलर पेनिसेस से जुड़ी प्रॉब्लम और ब्लू सेक्सुअल डिजायर काफी ज्यादा मात्रा में देखी गई। डॉक्टर को जितना ये रेटिंग्स देखकर झटका लगा, उससे ज्यादा अचंभा उन्हें ये देखकर हुआ कि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट ने इंटरनेट पॉर्न का नाम भी मेंशन नहीं किया था, इसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराने के लिए। पिछले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने पाया है कि यंग जनरेशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो लिबिडो का कारण पॉर्न के अलावा और भी कई हो सकते हैं, जैसे आजकल की बिगड़ी हुई अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इस लाइफस्टाइल के अंदर कई चीजें आ जाती हैं, जैसे पुअर डाइट की वजह से मोटापा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि। यूएस में 20 से 40 साल की उम्र वाले लोग ओबेसिटी का रेट पिछले 9 सालों में 4% बढ़ गया है। इन सब के बावजूद स्मोकिंग और ड्रग्स का रेट 2011 तक आते आते फिर भी कुछ कम हुआ है।
कई लोग बढ़ते हुए डिप्रेशन और एंजाइटी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण मानते हैं, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इतने सालों की खोज के बाद गैरी ने रिकवरी के पैटर्न में 2 भेद पाए हैं। इसमें तो पहले वो लोग आते हैं जिनकी हालत कुछ समय में ठीक हो जाती है, जैसे 2 से 3 हफ्ते। ऐसा हो सकता है कि उनकी कंडीशन काफी माइल्ड हो, शायद बहुत ज्यादा मास्टरबेशन के चलते या हल्की प्रॉब्लम के चलते उन्हें ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दूसरे लोग वो होते हैं जिन्हें फुल रिकवरी में 2 से 6 महीने या उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। इन लोगों के सिम्टम्स भी पहली कैटेगरी वाले लोगों से ज्यादा खराब होते हैं और इस कैटेगरी में ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनकी उम्र अभी काफी कम है और जिन्होंने अभी अभी इंटरनेट पॉर्न देखना शुरू किया है। जो लोग इनसे एज में थोड़े बड़े थे, उन्होंने अपनी सेक्स की शुरुआत ज्यादातर टीवी, मूवी, मैगजीन या इमेजिनेशन से की थी, इसलिए उनकी रिकवरी जल्दी और काफी अच्छे तरीके से होती है। ऐसे ही एक 30 साल के यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि रिकवरी के बाद उसकी सेक्स लाइफ इतनी ज्यादा बेहतर हो गई है कि उसे खुद विश्वास नहीं होता कि वो एक समय इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पॉर्न एडिक्शन में फंस गया था। एक लड़की ने भी अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि एक लड़की के लिए पॉर्न रिलेटेड समस्या स्पॉट करना मुश्किल होता है। वो बताती है कि उनके अंदर डिजायर तो हो जाती है, लेकिन अराउजल या कोई प्लेजर की भावना नहीं आती। उन्हें लोअर एब्डोमेन में कोई वाइब्रेशन भी महसूस नहीं होती है। इन्होंने भी बहुत कम उम्र में ही प्रीमैच्योर ऑर्गेज़म समस्या भोगी थी, लेकिन रिकवरी के बाद से अब उनकी सारी प्रॉब्लम्स जड़ से साफ हो गई हैं। आने वाले एपिसोड में दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे पॉर्न देखने की आदत इंसान को काफी कम उम्र से या टीनेज से ही लग सकती है और इससे क्या क्या परेशानियां या नई नई सिचुएशंस रिसर्च के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, कम उम्र में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या समझना आसान बात नहीं है। इन समस्याओं में से एक है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है सीमेन रिलीज करना। ऐसा देखा गया है कि कई लोग अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि इजैकुलेशन जल्द हो जाए। जो लोग बहुत यंग एज में पॉर्न देखना शुरू करते हैं, उनमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि कम उम्र में इंसान को हमेशा डर बना रहता है कि कोई उसे ये सब करते पकड़ ना ले, इसलिए वो जल्द से जल्द क्लाइमैक्स तक पहुंचना चाहता है। कभी कभी तो पॉर्न इतना ज्यादा ब्रेन को ट्रिगर करता है कि इजैकुलेशन अपने आप ही हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग इलास्टिक की तरह है, हम उसे जाने अनजाने हर वक्त ट्रेन करते रहते हैं। इतनी सारी केस स्टडीज करने के बाद ये तो साफ है कि इंटरनेट पॉर्न इंसान को एक जेनरे से दूसरी जेनरे के पॉर्न और कभी कभी इंटरनेट की ऐसी अंधेरी जगहों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे खुद पहुंचकर डिस्टर्ब फील होने लगता है। सोचने की बात यह है कि मानसिकता को ट्रिगर कौन करता है। हो सकता है कि इसका कारण बोरियत या इंसान की आदतें हों। टीनेजर्स अपनी जिंदगी में हमेशा थ्रिल ढूंढते रहते हैं और जल्दी बोर भी हो जाते हैं। जितनी चीजें उनके लिए अनकॉमन होंगी, उनको उससे उतना ज्यादा प्लेजर मिलेगा। यंग जनरेशन में इजीली बोर होने की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका असर पॉर्न पर भी दिखने लगा है। लोग एक हाथ से मास्टरबेशन करते वक्त भी दूसरे हाथ से वीडियोस बदलते रहते हैं। एक इंटरनेट स्टडी में देखा गया कि लोगों को नॉर्मल पॉर्न से ज्यादा एक्सट्रीम पॉर्न में ज्यादा रुचि है। लोग पॉर्न देखने की शुरुआत वायलेंट या ज्यादा वैरायटी से नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर एडिक्शन बढ़ता जाता है, उनकी पसंद भी बदलती और बढ़ती जाती है। कभी कभी ये ऑनलाइन पॉर्न इतने ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं कि इसमें दिखाए गए रेप के केस से भी यूजर को फर्क नहीं पड़ता है। इस बदलते टेस्ट का एक कारण हो सकता है और वो है अपने टॉलरेंस को टेस्ट करना। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि जिस तरह का पॉर्न उनके अंदर अराउजल की भावना पैदा करता है, वही उनके टेस्ट के हिसाब से सबसे परफेक्ट है। लेकिन आजकल के लगातार बदलते टेस्ट में इस चीज को मानना थोड़ा मुश्किल है। सबसे गलत बात जो इंटरनेट पर आज की डेट में फैली हुई है वो ये है कि इंटरनेट पॉर्न देखने से लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में समझने में, उसे और पहचानने में मदद मिलती है। कई यंगस्टर्स इसी फेक सेक्सुअलिटी की खोज में हॉटेस्ट मटेरियल इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं। उन्हें ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि सिर्फ एक इरेक्शन से उन्हें उनकी सेक्सुअलिटी का पता नहीं चल सकता। अगर लोगों को हॉट कंटेंट भेजते वक्त एक सडन अराउजल आता है या उनके अंदर पल्स ज्यादा स्पीड से चलने लगती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी सिर्फ हॉट स्टफ को देखकर रिएक्ट कर रही है। इसका उनके सेक्सुअल अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्सुअल इंटरेस्ट इंटरनेट की दुनिया में चेंजेबल है। यंग जनरेशन पॉर्न देखते वक्त इतना कंटेंट बदलते रहते हैं कि कभी कभार उन्हें और चीजें भी सेटिस्फाइंग लगती हैं। एक यूजर ने अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया था कि वो वैसे तो गे है, लेकिन पॉर्न देखते वक्त उनका इंटरेस्ट कभी कभार लड़कियों पर भी आ जाता है। 2016 की स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि मर्दों का पॉर्न के टाइप को लेकर इनकंसिस्टेंट होना आम बात हो गई है। वो लोग किसी भी तरह का पॉर्न देख लेते हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि 20.7% हेट्रोसेक्सुअल आदमी भी गे कंटेंट देखते हैं और 55% गे आइडेंटिटी वाले लोग हेट्रोसेक्सुअल पॉर्न भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन लोगों को सेक्स ओरिएंटेड पॉर्न के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका बहुत बुरा असर इंसान की सेक्सुअलिटी पर पड़ सकता है। कई बार ऐसे कंटेंट्स ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से इंसान SOCD से जूझ सकता है। SOCD का मतलब है सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके तहत इंसान अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत एंग्शियस रहने लगता है। इस तरह के पॉर्न सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल्स को ही अपनी सेक्सुअलिटी के प्रति एंग्शियस नहीं बनाता है, बल्कि सभी तरह की सेक्सुअलिटी इसमें शामिल है। किसी भी तरह का SOCD एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। अगर आपको इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द प्रोफेशनल हेल्थ केयर की मदद लेनी चाहिए। 2010 की जापानीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यंग जापानीज लड़के सेक्स से अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखा गया कि 16 से 19 साल के लड़कों में 36% लड़कों को सेक्स में कोई रुचि नहीं है। 20 से 24 साल के आदमियों में भी यही सामने आया। इनमें भी कुल 21% लोगों की रुचि कम होती दिख रही है। पर इस दौर में जापान अकेला नहीं है। फ्रांस में 2008 के सर्वे के हिसाब से 18 से 24 साल के आदमियों में 20% आदमियों को सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या इसका दोष पूरी तरह से पॉर्न को दिया जा सकता है? 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी 38% से गिरकर 30% पर आ गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताने से और इजीली पॉर्न का एक्सेस होने की वजह से सभी का ये हाल हुआ है। 2016 के सर्वे के अनुसार यंग लड़के सिर्फ और सिर्फ पॉर्न का ही इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अराउज रखने के लिए। 2017 की रिसर्च से पता चला कि कई लोग ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए असल सेक्स से ज्यादा पॉर्न प्रेफर करते हैं। इन सभी डेटा से ये तो पता चल रहा है कि कैसे हमारी यंग जनरेशन के ऊपर इसका इतना खराब असर पड़ा है कि वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली हार्म करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पॉर्न की वजह से लोग अपने रियल पार्टनर के प्रति आकर्षण खोते जा रहे हैं और इससे क्या क्या चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या मैं एसेक्सुअल हूँ? इस तरीके का सवाल ऑनलाइन फोरम में अक्सर पूछा जाता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग पॉर्न देखते वक्त तो मास्टरबेट कर सकते हैं, लेकिन बिना पॉर्न के नहीं। एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया है कि 15 साल की उम्र तक उसमें सेक्स का जोश बहुत था, लेकिन एक बार पॉर्न देखना शुरू करने के बाद से ही वो अपने आप को लड़कियों से दूर रखने लगा था। इसी वजह से उसे काफी लंबे समय तक ऐसा लगने लगा था कि वो एसेक्सुअल बन गया है, लेकिन सही इलाज मिलने के बाद से अब वो ठीक है। पॉर्न की वजह से सिर्फ इंसान की सेहत ही नहीं, बल्कि आपसी संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। इसका सीधा संबंध विज्ञान से है। पॉर्न देखने के बाद इंसान के अंदर जो केमिकल स्टिमुलेशन काम करती रहती है, उससे बॉन्ड बनाने में या किसी से प्यार करने में दिक्कत आती है। इंटरनेट पॉर्न ब्रेन को इस कदर हाईटेक कर लेती है कि इंसान रिश्ता बनाना भूलकर पूरी तरह से बाकी जानवरों की तरह सिर्फ सेक्स करने के लिए ट्रेन हो जाता है। रिसर्चर्स ने ये तक पता लगाया है कि काफी ज्यादा स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होने की वजह से इंसान के बीच का बॉन्ड कमजोर होने लगता है। 2007 की स्टडी के मुताबिक अगर एक आदमी कई आकर्षक लड़कियों की फोटो रोज देखे तो उसके अंदर उसके लिए पार्टनर के प्रति एक बोरियत आने लगती है। वो आदमी फिर अपने पार्टनर को हर स्केल में नीचे रखने लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन में हो या इंटेलिजेंस में। पॉर्न कंजम्पशन की वजह से ही लोग अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। 70 से भी ज्यादा स्टडीज में ये पाया गया है कि पॉर्न की वजह से कपल्स के बीच सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जैसे अराउजल की कमी, सेक्स में गिरावट, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन में गिरावट। ये चीज मर्दों में ज्यादा देखी जाती है। जैसे ही एक आदमी अपने आप को पॉर्न से दूर ले जाने लगता है, उसके अंदर बाकी लोगों से, सोसाइटी से जुड़ने की एक आशा तैयार होती है। धीरे धीरे उनका सेल्फ एस्टीम, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके आई कांटेक्ट करने की एबिलिटी ठीक होने लगती है। कई लोगों के लिए ये बदलाव कई महीनों का समय ले लेता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये चेंज इतना जल्द होता है कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं आता।
साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बर्दो के फेमस टेड टॉक द डिमाइज ऑफ गाइज में उन्होंने कहा था कि अराउजल एडिक्शन जैसे पॉर्न, वीडियो गेम आदि का एक मेजर फैक्टर है लोगों के अंदर सोशल ऑकवर्डनेस और एंजाइटी भरने के लिए। इनकी थ्योरी के हिसाब से ज्यादा स्क्रीन के सामने बिताने से इंसान के अंदर नॉर्मल सोशल स्किल्स का विकास नहीं हो पाता है। जो लोग अपने दिल और दिमाग से पॉर्न को हटाने में कामयाब हो जाते हैं वो अपनी जिंदगी में नेचुरल रिवॉर्ड्स जैसी दोस्ती और पार्टनरशिप को वापस ले आते हैं। एक यूजर जो कुछ ही महीने पहले अपनी पॉर्न एडिक्शन से ठीक हुआ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता है कि आजकल लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं और उसे अच्छा स्पीकर और मोटिवेटर भी मानते हैं। कई लोग जो अपने दिमाग को फिर से रिबूट करने में सफल हो जाते हैं, उन्हें अपने दिमाग में कई इम्प्रूवमेंट नजर आते हैं, जैसे क्लियर थिंकिंग, फोकस करने में आसानी, मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आदि। इसका उल्टा रिसर्चर्स ने पॉर्न की वजह से लोगों में परफॉर्मेंस की कमी, कंसंट्रेशन की कमी और एकेडमिक परफॉर्मेंस में गिरावट की दिक्कतें देखी हैं। अगर कोई इंसान बिना एडिक्शन के भी पॉर्न देखता है तब भी उसके दिमाग का एक ग्रे हिस्सा सिकुड़ता हुआ पाया गया है। कई सालों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया कि डिप्रेशन की वजह से इंसान के अंदर की शक्ति में, मोटिवेशन में गिरावट आती है। आज के समय में दर्जन रिपोर्ट हमारे सामने प्रमाण के रूप में मौजूद हैं कि पॉर्न देखने से इंसान भारी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पॉर्न देखने से इंसान के अंदर नर्सिसिज्म, साइकोटिसिज्म, स्ट्रेस और पैरानॉइड थिंकिंग जैसी मानसिक दिक्कतें देखी गई हैं। जानवरों की तुलना में इंसान के बीच संबंध बनाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स साबित होता है, लेकिन जानवरों की तुलना में इंसानों के अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाने की खासियत ज्यादा है। इसका एक साइंटिफिक नाम है कूलिज इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम भी इसे यूएस के प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज से मिला था। इस नाम के पीछे एक मजेदार कहानी भी है। एक बार मिस्टर प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी एक फार्म में घूमने के लिए गए थे। प्रेसिडेंट को कुछ समय के लिए अपनी बीवी को फार्म में रखकर दूसरे काम के लिए जाना पड़ा। उस वक्त उस फार्म का मालिक मिसेस कूलिज को अपना मुर्गा काफी शान से दिखा रहा था। उसने मिसेस कूलिज को बताया कि इस मुर्गे के अंदर इतना स्टैमिना है कि वो सारा दिन सारी रात मुर्गियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। मिसेस कूलिज ने ये बात सुनते ही फार्मर को ये बात प्रेसिडेंट को सुनाने को कही। प्रेसिडेंट ने जैसे ही ये कहानी फार्मर के मुंह से सुनी, उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मुर्गी हर बार सेम ही रहती है? फार्मर ने इसका जवाब ना दिया। ये जवाब सुनते ही प्रेसिडेंट ने फार्मर से ये जवाब मिसेस कूलिज को सुनाने को कहा। इस थ्योरी के मुताबिक आप जितनी बार भी एक मेल के सामने नई फीमेल लाते जाओगे, वो उतनी बार ही उसे फर्टाइल करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये सिम्टम्स ज्यादातर जानवरों में ही देखा जाता है, लेकिन इंसानों में भी इसके थोड़े बहुत अंश मिलते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में जानेंगे जो इंसान के अंदर प्लेजर और एक्साइटमेंट की भावना जगाने के जिम्मेदार हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये केमिकल्स इंसानों के दिमाग पर पहले असर करते थे और पॉर्न के आने के बाद से उनका असर इंसान के दिमाग पर कैसा पड़ता है। इंसान के प्रिमिटिव ब्रेन की बनावट कुछ इस तरह है कि वो हमारे इमोशन, इम्पल्स और हमारे सबकॉन्शियस डिसीजन लेने की शक्ति का संचालन करता है। ये सिस्टम इतनी स्मूथली काम करता है कि हजारों साल के इवोल्यूशन के बाद भी इसमें किसी तरह की भी फेरबदल की जरूरत महसूस नहीं हुई। सेक्स करने के लिए भी जिस डिजायर और मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, उसकी उत्पत्ति भी एक न्यूरोकेमिकल से होती है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन का काम ही है इंसान के प्रिमिटिव ब्रेन के उस हिस्से को चार्ज करना जिसे रिकॉर्ड सर्किटरी भी कहते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ से इंसान क्रेविंग और प्लेजर को फील करता है और इसके बाद ही उसमें एडिक्शन पैदा होती है। किसी भी इंसान की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे जरूरी 5 चीजें होती हैं: खाना, दोस्ती, प्यार, सेक्स और नयापन। इन्हें नेचुरल रिवॉर्ड्स भी कहा जाता है। डोपामीन का काम ही है आपको उन चीजों के लिए मोटिवेट करना जो आपके जीन्स को भविष्य में काम दे सके। डोपामीन का रिलीज जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको उस चीज को पाने की इच्छा होगी और डोपामीन का रिलीज जितना कम होगा उतना ही आप उस चीज को इग्नोर करेंगे। डोपामीन आपके दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज करने का भी काम करता है ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज से आपको ज्यादा प्लेजर मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सेक्सुअल स्टिमुलेशन और ऑर्गेज्म हमारे ब्रेन में डोपामीन का सबसे बड़ा धमाका माना जाता है। डोपामीन को प्लेजर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ प्लेजर अनुभव करना ही नहीं बल्कि उसे ढूंढना भी है। इसलिए हमारे शरीर में डोपामीन किसी चीज को पाने के इंतजार के साथ बढ़ता चला जाता है। जब हमारे हाथ में हमारा फाइनल रिवॉर्ड आता है या जब हमें प्लेजर फील होता है, उस वक्त एंडोजिनस ओपाइड्स रिलीज होता है।
ये एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन के रिसेप्टर के साथ रिवॉर्ड सर्किट को बांध के रखता है, इसलिए प्लेजर की समाप्ति हमेशा इसके रिलीज से ही होती है। साइकोलॉजिस्ट सुजान विनशेंक के मुताबिक डोपामीन इंसान के अंदर डिजायर, वांट, सीक आउट और सर्च की भावना को जगाता है। डोपामीन इसलिए भी ओपाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आसान शब्दों में समझें तो डोपामीन जरूरत है और ओपाइड पसंद है। एडिक्शन के यही एक खास बात है कि एडिक्ट्स को जरूरत की चाह ज्यादा होती है और पसंद की कम। इन सब के बावजूद डोपामीन को हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है, चाहे वो नई गाड़ी हो, नई फिल्म हो या फिर कुछ भी नया। इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए जब ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने अपने सब्जेक्ट्स को एक ही इरोटिक फिल्म कई बार दिखाई तो उनके सेक्सुअल डिजायर में एक भारी गिरावट पाई गई। यही एक वजह है कि लोगों को इंटरनेट पॉर्न अपनी ओर इतना ज्यादा आकर्षित करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक नई चीज उनसे बस एक क्लिक की दूरी पर है। कई पॉपुलर पॉर्न ट्यूब साइट्स अपनी साइट पर हर दिन कई दर्जन अलग अलग फिल्म रिलीज करते हैं, सिर्फ इंसान के अंदर की नॉवेल्टी के लिए। डोपामीन की एक और खास बात ये भी है दोस्तों कि ये किसी भी तरह के इमोशन या स्टिमुली की वजह से रिलीज होने लगती है और हमारे इमोशंस को अलग अलग तरह से जगाना इंटरनेट पॉर्न को खूब आता है। सरप्राइज, एंजाइटी, एक्सपेक्टेशन में बाधा जैसी फीलिंग्स पॉर्न हमारे अंदर कई रूप में जगाती रहती है। जैसे 13 साल के बच्चे को पॉर्न देखकर जरूर पहले एंजाइटी होगी, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एक पॉर्न एडिक्ट का दिमाग एंजाइटी और रिस्क की फीलिंग को सेक्सुअल अराउजल समझने की भी गलती कर बैठता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पॉर्न काफी हद तक साइंटिस्ट के लिए सुपर नॉर्मल स्टिमुली है। सुपर नॉर्मल स्टिमुली और कुछ नहीं, बस नॉर्मल स्टिमुली का एग्जैजरेटेड वर्जन है। इसका काम है उन चीजों की क्वालिटी को और निखारना जो हमें अच्छी लगती हैं। जब आप अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसे अपने टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग ने पहले ही डोपामीन के साथ मिलकर एक कमाल का रिवॉर्ड पेश किया होगा। इसी वजह से तो पॉर्न मेडिसिन के सामने रियल पार्टनर का कोई कंपटीशन ही नहीं है। आजकल के इंटरनेट पॉर्न में भी सुपरनैचुरल स्टिमुलेशन का जोरदार कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसकी वजह से यूजर असल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने से पहले ही इसे कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। यूजर जब चाहे किसी भी मास्टरबेशन सेशन के बीच में एक क्लिक की मदद से अपने अंदर एक नया बूस्ट जगा सकता है। इंटरनेट पॉर्न में ऐसी कई अनरियलिस्टिक चीजें इसी स्टिमुलेशन को जगाने के लिए दिखाई जाती हैं, जैसे डबल या ट्रिपल पेनिट्रेशन, आर्टिफिशियली एनहांस्ड ब्रेस्ट्स, गैंग बैंग और भी कई ऐसी दर्दनाक चीजें। नोआह चर्च ने अपनी रचना एडिक्टेड टू इंटरनेट पॉर्न में ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें रियल सेक्स पसंद नहीं है, बस बात यह है कि रियल सेक्स पोर्नोग्राफी के मुकाबले काफी कंफ्यूजिंग और मुश्किल होता है। आज के दिनों में सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन का जैसे कोई अंत नहीं है। इसको बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट पॉर्न के साथ साथ सेक्स टॉयज, वर्चुअल रियलिटी गेम और भी कई चीजें आ गई हैं। सच कहें तो सिर्फ पॉर्न ही नहीं, लेकिन हमारे आसपास की सारी चीजें सुपर नॉर्मल स्टिमुलस से भरी पड़ी हैं। फिर चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, हम आए दिन कितनी ही बेकार की चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक या एक बैग भर के चिप्स बिना कुछ सोचे समझे खा लेते हैं। उसी तरह पॉर्न एडिक्ट्स भी कई कई घंटे पॉर्न गैलरी में ही सही वीडियो ढूंढने में निकाल देते हैं। स्ट्रीमिंग ट्यूब साइट के आने के बाद से लोग अपने डोपामीन को फिंगर टिप्स पर रखकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए कि पॉर्न सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन के साथ साथ बहुत अलग किस्म के रिस्क भी लेकर आता है। पहली बात तो पॉर्न आजकल 24 घंटे फ्री और प्राइवेट तरीके से लोगों के पास उपलब्ध रहता है और ज्यादातर यूजर्स पॉर्न देखना अपनी प्यूबर्टी में ही शुरू कर देते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा समय माना जाता है जब इंसान का दिमाग डोपामीन सेंसिटिविटी, एडिक्शन और सेक्सुअल प्लेजर को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। सबसे भयंकर सिचुएशन इन्हीं भावनाओं से उत्पन्न होती है, क्योंकि जब एक इंसान की भूख मिट जाती है तब उसे पता होता है कि उसके अंदर और खाना नहीं अटेगा। लेकिन पॉर्न कंजम्पशन की कोई फिजिकल लिमिट नहीं होती है। आप घंटों बैठकर इसे देख सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। पॉर्न घंटों तक देखना मतलब मानो अपने आप को एक प्रॉमिस करना होता है इंस्टेंट प्लेजर देने का। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि डोपामीन का काम सिर्फ सेटिस्फैक्शन देना नहीं है, उसका काम है सेटिस्फैक्शन की चीज को ढूंढते रहना। पॉर्न के अलावा ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे इंसान एडिक्ट हो सकता है और पॉर्न को इन सभी से ज्यादा खतरनाक एडिक्शन क्यों माना जाता है? दोस्तों, ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर।